Hello friends, welcome to my YouTube channel Study with Kia. I am Khushi and today we will study about our first unit, that is diversity in the living world. Starting with our first chapter, that is the living world. Let's first of all visit our topics to study. Our topic to study includes living and its characteristics, यानी कि जितने भी पृथ्वी पर जीव जंतु हैं वो कैसे लिविंग हैं और उनकी जो आदतें हैं वो जो उन्हें लिविंग बनाती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सेकेंड इज डाइवर्सिटी यानी कि विविधता। विविधता किस प्रकार में? तो विविधता बहुत सारे जीव जंतुओं के बीच में, मैमल्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट, एनिमल्स, बर्ड्स, सबके बीच में जो एक कैरेक्टरिस्टिक जो सबको अलग अलग बनाता है उसे डाइवर्सिटी के अंदर इंक्लूड किया गया है। थर्ड इज टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, जो आप सभी के लिए एक नया टर्म रहेगा। एंड फोर्थ इज टेक्सोनॉमिकल एड्स, जो एनटीए ने ये टॉपिक नीट 24 में निकाल दिया गया है, बट ये टॉपिक बहुत ही छोटा है प्लस ये इम्पॉर्टेंट भी है, तो अगर एनटीए चाहे तो इसे 2026 या 2025 में ऐड कर सकता है। इसीलिए ये टॉपिक भी हम आज इस लेसन में पढ़ लेंगे। अब हम देखेंगे जो हमारी यूनिट फर्स्ट में जो साइंटिस्ट दिए गए हैं उनका इंट्रोडक्शन, दैट इज अर्नस्ट मेयर। वो एक बायोलॉजिस्ट थे। उन्हें डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी कहा गया है। उन्होंने बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट दिया था और उन्हें 3 प्राइज से अवॉर्डेड किया गया है। इसीलिए वो प्राइज़ को कहा गया है ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, जो कि अर्नस्ट मेयर को दिया गया है और उनकी डेथ 100 साल की एज पर हुई थी। ये थे कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके फर्स्ट पेज पर साइंटिस्ट दिए गए हैं उनके बारे में। अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नाउ वी विल मूव टू आवर टॉपिक व्हाट इज लिविंग। ये जो टॉपिक है उसमें हमें कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं जिससे कि हम डिफाइन कर सके क्या लिविंग है और क्या नॉन लिविंग। सबसे पहले हमें ये बताया गया है कि सभी ऑर्गेनिजम्स, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। ग्रोथ की 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला है इंक्रीज इन मास, यानी किसी की वज़न में बढ़ोतरी होना। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है इंक्रीज इन नंबर, यानी उसकी गिनती में बढ़ोतरी होना। नेक्स्ट हमें एनसीईआरटी ये बताती है कि सभी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं थ्रू सेल डिवीजन। अब हमें स्पेसिफिकली प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में बताया गया है। प्लांट्स की ग्रोथ इनडेफिनिट होती है, दैट इज़ वो थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करते हैं, जबकि एनिमल्स में डेफिनेट ग्रोथ होती है, दैट इज़ वो अप टू अ सर्टेन एज ग्रो करती हैं। जो एनसीईआरटी में मेन पॉइंट या फिर आप बोल सकते हैं आईएमपी लाइन दी गई है वो है इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। सबसे पहले हमें बताया गया है कि ज़्यादातर हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स, हायर यानी कि जो हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंटेन करते हैं, वैसे एनिमल्स और प्लांट्स में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन उन दोनों के लिए अलग अलग होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अगर वो डिवाइड करेगा, यानी कि वो अगर रिप्रोड्यूस कर रहा है 2 डॉटर सेल्स के अंदर, तो वो रिप्रोड्यूस तो कर ही रहा है, साथ में उसकी ग्रोथ भी हो रही है, यानी उसके इंक्रीज इन नंबर्स हो रहे हैं, राइट। मास तो सेम रहेगा बट इंक्रीज इन नंबर होगा, जिससे ये ग्रोथ भी हो रही है और रिप्रोड्यूस भी हो रहा है, ठीक है।
ये तो हमने बात की यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बीच की, जिसमें यूनिसेल्युलर में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट है, जबकि हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ठीक है, अब हम ग्रोथ की बात करते हैं कि क्या ग्रोथ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर सकता है या नहीं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं माउंटेन, बाउल्डर्स एंड सैंड माउंट्स का। इसमें हमें बताया गया है कि अगर हम इंक्रीज इन मास को एक फैक्टर गिनते हैं ग्रोथ के लिए, तो माउंटेन्स, बाउल्डर्स और सैंड माउंट्स में भी इंक्रीज इन मास तो हो रहा है। कैसे? तो जब हवा आती है तो सैंड जो है वो उड़ के वापस से माउंटेन्स पर डिपॉजिट होती है। अब जब ये सैंड डिपॉजिट होती है यहाँ पर, तो ये इकट्ठा भी होती है, और इकट्ठा होती है तो इसका साइज़ इंक्रीज़ होता है, जिससे कि इसका मास भी इंक्रीज़ होता है। अब हमने आगे पढ़ा था कि इंक्रीज़ इन मास एंड इंक्रीज़ इन नंबर, तो यहाँ पर इंक्रीज़ इन मास हमें शो हो रहा है। तो क्या हम इसे ग्रोथ समझ सकते हैं? अगर ग्रोथ हो रही है तो फिर ये भी लिविंग होना चाहिए, जबकि हम इसे तो लिविंग में कंसीडर नहीं करते हैं। क्या माउंटेन्स लिविंग है? क्या सैंड माउंट्स लिविंग है? नहीं। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे हम लिविंग को डिफाइन करते हैं, वो हम देखेंगे। हमारे अंदर ग्रोथ हो रही है और हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंसीडर्ड भी होते हैं। तो हमारे अंदर की ग्रोथ में और माउंटेन्स और उनकी ग्रोथ में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस ये है कि हमारे अंदर सेल, टिश्यू, वो सब डिवाइड होकर वो एक पूरा ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म डेवलप करते हैं, जिससे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। इस ग्रोथ को कहा जाता है इंटरनल ग्रोथ, जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखी जाती है, जबकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक्सटर्नली ग्रो कर सकते हैं, ना कि इंटरनली। इसीलिए ग्रोथ इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, जबकि इंटरनल ग्रोथ इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये एक राइट स्टेटमेंट है। प्लस एनसीईआरटी हमें बताती है कि डेड ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करते। ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। इसीलिए ग्रोथ सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, न कि एक डिफाइनिंग फीचर। इसका मतलब है कि कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग को सेपरेट करने के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि लिविंग ग्रो करते हैं, जबकि नॉन लिविंग ग्रो नहीं करते। लेकिन ऐसा बोलना कि सिर्फ लिविंग ही ग्रो करते हैं और नॉन लिविंग ग्रो नहीं करते, ये एक गलत बात है। इसीलिए वो एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जबकि वो एक सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। सेकेंड जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, पहला सेक्सुअल और दूसरा एसेक्सुअल। यहाँ पर अलग अलग हमें बताया गया है कि कैसे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अपना रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें फंजाई के बारे में बताया गया है। फंजाई स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। वो ऐसे स्पोर्स फॉर्म करता है, देन एयर में वो स्पोर्स डिस्पर्स हो जाते हैं और जहाँ पर वो जाकर अटैच होते हैं वहाँ पर अलग से फंजाई प्रोड्यूस हो जाती है। ये कुछ इस तरह से, ये कोई सबस्ट्रेटम है, यहाँ पर ये स्पोर्स आके अटैच हो गए और फिर यहीं से फंगस जो है वो ग्रो करता है। नेक्स्ट है प्लानेरिया, जो कि फ्लैटवर्म्स में आता है। उनमें ट्रू रीजनरेशन शो होता है। सी, रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन दोनों अलग अलग चीज़ है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन में कोई एक चीज़ के इस तरह से टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है, और वो टुकड़े अलग से फिर ग्रो करने लगते हैं, ठीक है, ये एक इंडिविजुअल बन जाते हैं।
जबकि यहाँ पर क्या होता है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म में कट लगता है तो उसके दो पार्ट्स बन जाते हैं और वो पार्ट में से उसकी रेस्ट बॉडी फिर से बनती है। जैसे यहाँ पर उसका सर कट गया और ये उसकी रेस्ट बॉडी है, तो ये जो उसका सर है वो नई बॉडी डेवलप कर देगा और ये जो बॉडी है वो नया सर डेवलप कर देगी। जबकि आप कोई लिज़ार्ड या उसमें जो देखते हैं, उसमें क्या होता है, उसकी टेल कट जाती है तो सिर्फ उसकी टेल ही वापस आती है, पूरी लिज़ार्ड उस टेल में से नहीं बन जाती, तो उसे फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। जबकि ये एक ट्रू रीजनरेशन है। ईस्ट एंड हाइड्रा में बर्डिंग शो होती है, यानी एक बर्ड सा फॉर्म होता है कुछ इस तरह से यहाँ पर, ठीक है, पेरेंट्स के पास। अब ये बर्ड जब मैच्योर हो जाएगा तो ये बर्ड यहाँ से डिटैच हो जाएगा और ये एक सेपरेट इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा। देन फंजाई, फिलामेंटस आल्गे एंड प्रोटोनीमा ऑफ मॉसिस। प्रोटोनीमा एक स्टेज है मॉसिस के लिए। इन तीनों में फ्रेगमेंटेशन देखा जाता है। अब जैसे कि हमने पहले बात की, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक आल्गे एंड अमीबा में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों सेम होता है, बिकॉज वो ग्रोथ कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली उनका रिप्रोडक्शन भी हो ही रहा है। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे कि म्यूल्स, हिनी, लाइगर, टाइगन, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। ये जो है वो हॉर्स और डोंकी की ब्रीड है। जब हॉर्स और डोंकी को इंटरब्रीड करते हैं तो ये ब्रीड बनती है, जबकि जब एक टाइगर और लायन को इंटरब्रीड करते हैं तो ये दोनों ब्रीड बनती है। पर ये दोनों ही इनफर्टाइल होती है, यानी अगर लाइगर और लाइगर को मिलाकर कोई ऑफस्प्रिंग बनाए तो वो इनफर्टाइल होगा। स्टेराइल वर्कर बीज, यानी वर्कर बीज जो रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं। और कुछ ह्यूमन कपल भी होते हैं जो अपने चाइल्ड को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो उनमें नो रिप्रोडक्शन होता है। अब रिप्रोडक्शन इज नॉट एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी रिप्रोडक्शन सब में देखा जाए ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है। क्या हम इनफर्टाइल ह्यूमन कपल में रिप्रोडक्शन देख सकते हैं? नहीं। क्या हम लाइगर में देख सकते हैं? नहीं। क्या हम टाइगर में देख सकते हैं? नहीं। तो रिप्रोडक्शन सबको इंक्लूड करे ऐसा फीचर नहीं है, इसीलिए ये एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट रिप्रोडक्शन शो नहीं करते हैं, ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है। थर्ड इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म यानी सारी केमिकल एक्टिविटीज़ जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती हैं, जैसे कि एनर्जी फूड में से बनना या फिर एनर्जी कोई काम करने के लिए टूटना, ये सब एक मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में इंक्लूड होता है। सभी प्लांट्स, फंजाई, माइक्रोब्स मेटाबॉलिज्म पजेस करते हैं। अब मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है। फर्स्ट इज एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स की मदद से हम एक बड़ा ऑब्जेक्ट फॉर्म कर रहे हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। जैसे कि हम फूड इनटेक करते हैं, फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स अलग अलग फॉर्म में होता है, लेकिन वो जुड़ के हमें क्या देता है? एनर्जी, राइट। तो एनर्जी क्या हो गई? एक बड़ी चीज़ हो गई। तो हमने फूड में से एनर्जी को बनाया, ठीक है। तो ये एक एनाबॉलिज्म प्रोसेस है, कुछ बनाना वो एनाबॉलिज्म का काम है। जबकि कुछ तोड़ना, कोई बड़ी चीज़ यानी एनर्जी को हम ब्रेक डाउन करते हैं अपना कोई काम करने के लिए, तो उसे बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। कुछ बनाना यानी कि एनाबॉलिज्म, कुछ तोड़ना यानी कैटाबॉलिज्म, और एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म मिलकर बनाते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मेटाबॉलिज्म पजेस नहीं करते हैं, ये भी बड़ी ऑब्वियस बात है। अब मेटाबॉलिज्म हम दो तरीके से बता सकते हैं। दो तरह से हम कैसे बता सकते हैं मेटाबॉलिज्म को, वो मैं आपको बताऊंगी। पहला, सेल के अंदर, यानी कि
इन वीवो। कुछ भी चीज़ हमारी बॉडी के अंदर या हमारे सेल के अंदर अगर हम परफॉर्म करते हैं तो उसे इन वीवो बोलते हैं। वो मेटाबॉलिज्म कहलाएगा और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर परफॉर्म भी होगा। सेकेंड है लैब के अंदर या फिर कोई आउटसाइड कंडीशन जो सेल के बाहरी कंडीशन हो, वो उसे बोलेंगे हम इन विट्रो, यानी आउटसाइड द सेल। चाहे वो फिर लैब हो या कोई भी चीज़ हो, कोई जगह हो, वॉट बट वो सेल के बाहर होनी चाहिए, उसे इन विट्रो कहेंगे। अब इन विट्रो में जो हम परफॉर्म करते हैं रिएक्शन, जैसे कि आप लैब में परफॉर्म करते होंगे कोई भी टाइट्रेशन वॉट तो वो ना तो लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग, वो जस्ट लिविंग रिएक्शन कहलाते हैं। ठीक है, उसे हम लिविंग या नॉन लिविंग में क्लासीफाई नहीं कर सकते, पर उन्हें सिर्फ लिविंग रिएक्शन कहेंगे हम। तो एट लास्ट हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म और सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्यों? क्योंकि वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही परफॉर्म हो सकता है। ठीक है, और अगर वो आउटसाइड सेल परफॉर्म हो भी रहा है तो उसे लिविंग या नॉन लिविंग में हम क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, और सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन यानी सेल की ऐसी बनावट जो उन्हें मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करने के लिए मदद करती है, वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही देखी गई है। कोई नॉन लिविंग में सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन देखी नहीं गई, इसीलिए सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन भी डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। नेक्स्ट फीचर इज कॉन्शियसनेस। इट इज़ द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर, बिकॉज सबके पास कॉन्शियसनेस होती है, लेकिन उसे मेंटेन कैसे करना है ये सबको पता नहीं होता है, इसीलिए इसे मोस्ट टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड कहा गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई यानी अगर बाहर से कोई आपके पास सिग्नल आता है तो उसे सेंस करके उसको रिस्पॉन्ड करना, और ये एनवायरनमेंट को आपने जो सेंस किया उसे समझना, इसे कॉन्शियसनेस कहते हैं। प्लांट्स भी कॉन्शियसनेस शो करते हैं। कैसे? तो वो वाटर, टेम्परेचर, पॉल्यूटेंट ऑर्गेनिजम्स के साथ सेंस भी करते हैं और उनके साथ रिस्पॉन्ड भी करते हैं, इसीलिए प्लांट्स को भी इन सब से कॉन्शियस रहना पड़ता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स, दोनों ही कॉन्शियस होते हैं। ठीक है, अब फोटो पीरियड यानी कि अमाउंट ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर टाइम। कुछ प्रॉपर टाइम के लिए आपको जितनी अमाउंट की लाइट की ज़रूरत होती है उसे फोटो पीरियड कहा जाता है। प्लांट्स को फोटो पीरियड अफेक्ट करता है और एनिमल्स को भी फोटो पीरियड अफेक्ट करता है। ठीक है, अब ऑर्गेनिज्म। जनरली अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें यानी कि सारे रेप्टाइल्स, बर्ड, मैमल्स, इंसेक्ट, ऑल, तो वो सराउंडिंग के साथ कॉन्शियसनेस रखते हैं, लेकिन वो सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं रख पाते। यानी अगर उन्हें कहा जाए कि भाई खुद को सजाओ, खुद तैयार हो जाओ, खुद मेकअप कर लो, तो वो ये सब नहीं करेंगे। जबकि ह्यूमन भी सराउंडिंग के साथ तो कॉन्शियस है ही, हमें हीट, कोल्ड सब फील होता है, तो सराउंडिंग तो हमें पता चलती है, साथ में हम सेल्फ कॉन्शियस भी हैं। यानी अपनी ब्यूटी, अपनी हेल्थ, अपनी सारी फैसिलिटीज़ हम खुद पता कर सकते हैं कि हमें किसकी नीड है और किसकी नहीं। ठीक है, इसीलिए कॉन्शियसनेस को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहा गया है। यानी कॉन्शियसनेस की वजह से हम किसी भी चीज़ को लिविंग बोल सकते हैं कि भाई इसके पास कॉन्शियसनेस है तो ये लिविंग है। अब यहाँ पे बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है, पेशेंट लाइंग इन कोमा। ठीक है, अब ये एक्सटर्नली तो सारी चीज़ों से कनेक्टेड होता है, जैसे कि उसकी जो ब्रेन है वो उस तक ब्लड और वो सब सप्लाई किया जाता है। ठीक है, एक्सटर्नली उसका हार्ट, किडनी सब कुछ मेंटेन किया जाता है,
लेकिन अगर वो सब हटा दिया जाए तो द पर्सन इज़ ब्रेन डेड, यानी उसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे पर्सन को लिविंग मानना बहुत मुश्किल है या कि फिर ना के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑल लिविंग फेनोमेना आर ड्यू टू अंडरलाइन इंटरेक्शन, यानी सारी जो चीज़ें इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में होती हैं लिविंग के अंदर, वो सब इंटरेक्शंस की वजह से होती है। वहीं से एक प्रॉपर्टी का नाम आया है इमर्जेंट प्रॉपर्टी। अब ये क्या होती है, इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, बस इसके एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ मैं। ठीक है, ये टिश्यू है आपका। अब टिश्यू किससे बना हुआ होता है, तो ये सेल की वजह से बना हुआ होता है। ठीक है, बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, लेकिन टिश्यू की जो मेन प्रॉपर्टी है वो सेल की वजह से नहीं होती है। ठीक है, जो सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ मटेरियल शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तब जाके ये जो इंटरेक्शन बनता है उसकी वजह से एक टिश्यू बन पाता है। सिमिलरली ये जो सेल होते हैं वो मॉलिक्यूल्स की वजह से बने हुए होते हैं, यानी मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो जो सेल की प्रॉपर्टी है वो मॉलिक्यूल की वजह से नहीं होती है, बल्कि मॉलिक्यूल के अंदर इंटरेक्शन होता है, उसकी वजह से एक सेल बना हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको दिया है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग। ठीक है, इसका क्या मतलब है, वो खुद अपना रेप्लिकेशन यानी कि रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इवॉल्विंग यानी हम पहले हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो क्या थे, तो वो चिंपांजीज थे। ठीक है, ऐसा माना गया है। तो वहाँ से लेकर इंसान तक जो भी हुआ उसे इवोल्यूशन बोलते हैं। और इवॉल्विंग यानी हम खुद ही इवॉल्व हुए हैं, भले ही वो एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो, फिजिकल हो या व्हाटएवर, कोई भी फैक्टर की वजह से, बट इवोल्यूशन तो आया, दैट इज़ वाई इवॉल्विंग भी है। एंड सेल्फ रेगुलेटिंग यानी हम खुद को रेगुलेट भी कर सकते हैं। अगर आज हमारे यहाँ 10 डिग्री का टेम्परेचर है और अगर 2-3 महीनों बाद समर में वो 45 डिग्री भी हो जाता है, तो भी एक इंसान उसे मेंटेन करने की कैपेबिलिटी रखता है, तो इसीलिए वो सेल्फ रेगुलेटिंग भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट, ऑल ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय शेयरिंग द कॉमन जेनेटिक मटीरियल बट टू वेराइंग डिग्रीज। ये 2 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन किए बिकॉज ये दोनों में से सवाल आने के चांसेस होते हैं। जनरली ये चैप्टर ऐसा है जिसमें सवाल 1 या 2 या नहीं भी पूछ सकते हैं वो लोग, लेकिन ये पढ़ना ज़रूरी है बिकॉज इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ योर होल 11th एंड 12th सिलेबस। ठीक है, अब ये लाइन ये कहना चाहती है कि जो भी एनिमल अभी यहाँ पर है, पहले यहाँ पर थे और आगे यहाँ पर होंगे, वो सब एक दूसरे से लिंक्ड है। ठीक है, जैसे कि हम जो है वो हमारे जो एंसेस्टर्स के साथ हम लिंक्ड हैं। ठीक है, और हमारे आने वाली जो जनरेशन होगी वो हमारे साथ लिंक्ड होगी। कैसे, तो शेयरिंग कॉमन जेनेटिक मटेरियल, यानी हमारा जेनेटिक मटेरियल कुछ ना कुछ उसमें कॉमन फाउंड होगा, बट टू वेराइंग डिग्रीज, यानी थोड़ी बहुत वेरिएशन उसमें होती रहेगी, लेकिन सारे ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे जितने भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ थी वो सारी हमने देख ली है। ठीक है, तो अब हम मूव करेंगे बायोडाइवर्सिटी की तरफ। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है नंबर और टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, यानी अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं उन सबको बायोडाइवर्सिटी में हमने इंक्लूड किया है। ठीक है, अब नंबर ऑफ स्पीशीज़ नोन एंड डिस्क्राइब्ड टिल डेट, यानी आज तक जितने भी हमें स्पीशीज़ मिले हैं उनकी वैल्यू है 1.7 to 1.8 मिलियन। मैंने अंडरलाइन इसीलिए किया है क्योंकि यहाँ पे आपको बिलियन लिखा हुआ हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है 1.7 to 1.8 मिलियन। अब फ्रीक्वेंट क्वेश्चन ये है कि लैख में भी कन्वर्ट किया होता है, तो मैंने सिर्फ यहाँ पर लैख में भी कन्वर्ट करके आपके लिए ईजीली ये आप समझ पाओ ऐसे लिख दिया है कि ये 17 to 18 लाख होता है। ठीक है, अब
अब आप जस्ट थिंक करो कि आप कोई जगह पर गए और आपको कुछ बर्ड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख गया। अब आपको आज पता है कि इसको बर्ड बोलते हैं, लेकिन मान लो उस समय पर कुछ भी नहीं था, तो आपने जस्ट इसे देखा। अब आप सोच रहे हो कि हम इसकी वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, अगर वापस से हमें यही दिख गया या हमें किसी और को दिखाना है तो हम उसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके कैरेक्टर्स देखेंगे, उसका कलर देखेंगे, उसकी हाइट देखेंगे, उस तरह से हम उसे मेंशन करेंगे। जैसे हाथी होता है तो वो बड़ा स्ट्रक्चर है उसका, तो हम बोलेंगे एक बड़ा स्ट्रक्चर था। जबकि अगर चींटी देखी होगी तो हम बोलेंगे बहुत छोटा एक कुछ हमने देखा, इस तरह से। तो उसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की तरफ से हम कैरेक्टर स्टडी करते हैं पहले, फिर हम उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये वहाँ पर देखा हुआ है, ये यहाँ पर मिलता है, ये इस इलाके में पाया जाता है, इस तरह से। थर्डली हम ट्राई करते हैं कि उसे नोमेनक्लेचर करें। नोमेनक्लेचर यानी नाम देना, ठीक है। तो हम उसे कुछ ना कुछ नाम देने की कोशिश करेंगे, उसके अपीयरेंस के रिलेटेड या फिर कुछ अलग भी हो सकता है। और फिर फाइनली उसे नेम देने के बाद हम उसे क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस होती है। अब इसी प्रोसेस के लिए दो यहाँ पर इंस्टीट्यूट काम करते हैं। पहला है ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, और सेकंड है ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। बॉटनिकल नोमेनक्लेचर नाम से ही पता चल रहा है कि ये प्लांट्स के बारे में करेगा कुछ ना कुछ काम, और ये जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर है यानी ये कुछ एनिमल के रिलेटेड करेगा। क्या करेगा, तो नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब बायोलॉजिस्ट ने सोचा कि कुछ साइंटिफिक नाम देना चाहिए जिससे कि एक ही नाम हर जगह वैलिड हो, ठीक है। यानी अगर आप यहाँ पर इंडिया में हो तो इंडिया में जो नाम हम लोकली बोलते हैं वो नहीं, लेकिन जो नया नाम दिया जाएगा वो नाम इंडिया में और फ्रांस में दोनों जगह सेम हो, फ्रांस में और जर्मनी में भी सेम हो, जर्मनी इंग्लैंड में सेम हो, इंग्लैंड स्पेन में सेम हो, इस तरह से, ठीक है। अब नोमेनक्लेचर जो टर्म था वो कैरोलस लिनियस ने दिया था। ये आइडिया भी उनका ही था कि हमें कुछ नोमेनक्लेचर करना चाहिए, ठीक है। अब ये जो नोमेनक्लेचर दिया था कैरोलस लिनियस ने, उसमें दो कंपोनेंट्स थे, इसीलिए उसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा गया। बाइनोमियल यानी टू, ठीक है। तो टू कंपोनेंट्स होने की वजह से उसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा गया। अब टू कंपोनेंट्स कौन से थे, तो एक था जीनस और दूसरा था स्पीशीज या फिर स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास मैंगो है, ठीक है। अब मैंगो यहाँ पर हम उसे मैंगो बोलते हैं, लेकिन फ्रांस में हो सकता है कुछ और बोलते होंगे, तो इसीलिए उसका एक नाम रखा गया मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। अब ये जो नाम था वो लैटिन में डिराइव किया। अगर लैटिन होता तो उसे डिराइव करने की ज़रूरत नहीं थी। कोई भी नाम अगर हम रखते हैं तो या तो वो लैटिन पहले से होना चाहिए या तो उसे हम डिराइव करेंगे, ठीक है, पर लैटिन होना चाहिए, ठीक है। अब इसे लिखने का तरीका हम देखते हैं। तो हमने सेपरेटली लिख दिया मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। अब उसमें हमें क्या करना है, जो जीनस का जो नेम है मैंजीफेरा, उसमें जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। और जो स्पीसीज का नेम है इंडिका, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल में होना चाहिए, ये ध्यान रहेगा। नेक्स्ट, अगर आप कहीं भी लिखते हैं मैंजीफेरा इंडिका तो उसे अंडरलाइन करनी पड़ती है। अब ये जो नीचे मैंने जो अंडरलाइन किया वो टोटली रॉन्ग है, हमें सेपरेटली वर्ड्स को अंडरलाइन करना है, वही राइट तरीका है, ठीक है। अब नेक्स्ट, जब हम प्रिंट निकलवाते हैं इस नेम की मैंजीफेरा इंडिका की, तो हमें ऐसे सीधे प्रिंट नहीं निकलवानी है। ये प्रिंट होता है लेकिन इटैलिक्स में, यानी थोड़ा स्लैंट में, ठीक है। ये राइट वे है। अगर आप प्रिंट करवाते हो तो उसे आपको इटैलिक्स में लिखना है, और अगर आप हैंड रिटन लिख रहे हो तो उसे सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ता है। अब जिसने वो स्पीशीज़ फाइंड की या वो नेम दिया, उसको थोड़ा रिस्पेक्ट देने के लिए ये जो नेम है उसके लास्ट में हम वो ऑथर का नेम लिख देते हैं। ऑथर का नेम रोमन में लिखा जाता है और एब्रीविएटेड फॉर्म यानी छोटा करके लिखा जाता है, बिकॉज़ पूरा लंबा लिखना
भी पॉसिबल नहीं है और लोगों को याद भी रहने की तकलीफ़ होती है, इसीलिए उसको शॉर्ट करके लिखा गया, ऐसा बायोलॉजिस्ट का मानना है। ओके, सो अब वो पार्ट स्टार्ट होने वाला है जो मैंने आपको पहले कहा था कि आप अननोन होंगे, दैट इज़ टेक्सोनॉमी एंड टेक्सोनॉमी कैटेगरीज। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। डॉग, ह्यूमन, काउ, राइस, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सभी चीज़ें जो हम देखते हैं, आप कोई भी नेम भी ले सकते हो, जैसे कि फ्रॉग हो गया, फिश हो गया, ठीक है, ऑल थिंग्स, ये सब एक कैटेगरी कहलाते हैं, ठीक है। अब कैटेगरीज में से हमने चूज़ कर लिया डॉग, ह्यूमन एंड एनिमल को, ठीक है। अब ये तीनों क्या हो गए? मैमल्स, राइट। लेकिन ये मैमल्स एक ग्रुप में ज़रूर आते हैं, लेकिन एक जैसे है क्या? नहीं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कैटेगरी, बट एट डिफरेंट लेवल, ठीक है। और कैटेगरी एट डिफरेंट लेवल को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, टेक्सा बोलते हैं, ठीक है। टेक्सा, कैटेगरीज एट डिफरेंट लेवल को हम क्या बोलते हैं? टेक्सा। और जब हम ये सारी कैटेगरीज को क्लासीफाई करने जाते हैं डिफरेंट लेवल पे, तो उससे बोलते हैं टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। अब पहले की जो क्लासिफिकेशन थी वो बेस्ड थी रोटी, कपड़ा, मकान, यानी कि फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, ठीक है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स एक लैटिन वर्ड पर से आया है जो कि है सिस्टमा। सिस्टमा का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म को एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। अब लीनियस ने एक पब्लिकेशन दी थी जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरे। ये आपकी बायोलॉजी के एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एज इट इज़ इसे लिख दिया है, ठीक है। अब सिस्टमैटिक्स में क्या इंक्लूड होता है? तो सिस्टमैटिक में इंक्लूड होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की स्टडी। किसकी? तो ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, कि उनमें इवोल्यूशनरी कैसे बदलाव आते गए, एक दूसरे के साथ वो कैसे रिलेट है, ठीक है, वो सब सिस्टमैटिक्स के अंदर आता है। ओके, अब तक हमने पढ़ा टेक्सा, टेक्सोनॉमी, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, यानी टेक्सोनॉमी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है वो सब हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे बेसिकली आपको यहाँ पर 3 जो लाइन लिखी गई है वो आपको याद रखनी है। सबसे पहले, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर एनी रैंक इज टेक्सॉन, ठीक है, ये आपको एज इट इज़ ही याद करना है। देन बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीशीज़, ये मैं आपको आगे समझाऊंगी ये लाइन का मीनिंग, ठीक है, बट अभी के लिए आप इसे याद रखेंगे। एंड थर्ड लाइन ये है, टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स और कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मैरिली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स, ठीक है। ये लाइन भी आपको एज इट इज़ याद रखनी है। जब आप 2-3 बार रिवाइज करेंगे, ये चैप्टर को पढ़ेंगे, तब आपको ये लाइन ऐसे ही याद हो जाएगी, ठीक है। तो अभी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैंने यहाँ पर जो लिखा है ये है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है। अब इसको याद करने की ट्रिक है, किंग्स पीपल डाइड कॉज ऑफ 5 ग्रीन स्नेक्स। हो सकता है ये ट्रिक कहीं और से भी ली गई हो, बट मुझे जहाँ से मिली है मैं आपको बता रही हूँ, यही मैंने अपने टीचर से यही पढ़ा है और आपको भी मैं यही सिखा रही हूँ। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, ठीक है, ये इसकी ट्रिक है। अब आपको याद रखना है कि ये पीपल और डायट फाइलम और डिवीजन के लिए, जो कि एक ही कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। फाइलम हम कब यूज़ करते हैं? जब हम एनिमल्स की बात करते हैं, और डिवीजन हम तब यूज़ करते हैं जब हम प्लांट्स की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आपको याद तो इतने ही रखना है, बट आप एक्स्ट्रा के लिए याद रख सकते हैं कि फैमिली और जीनस के बीच में ट्राइब भी आती है, ठीक है। ये आपके लिए जस्ट याद करने के लिए ये चीज़ है, ठीक है। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ एक ऐसा पॉइंट जो क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। सिमिलरिटीज़ की बात है, तो डाउन द ग्रुप आप बोल सकते हो, डाउन द टेक्सॉन सिमिलैरिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है। अब ये एग्जांपल से मैं बता सकती हूँ कि जैसे कि साउथ इंडियन पीपल है, ठीक है।
अब पूरे वर्ल्ड में आप साउथ इंडियन पीपल ढूंढोगे तो ऑफकोर्स ज़्यादा होंगे, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू इंडिया, ठीक है। इंडिया के कंपैरिजन में साउथ इंडियन पीपल वर्ल्ड में ज़्यादा होंगे। उसी तरह से स्पीशीज़ के कंपेयर में किंगडम में ज़्यादा होंगे। वाई? देखो, स्पीशीज़ के नीचे हो सकता है सब स्पीशीज़ और वो सब आता होगा, लेकिन वो क्या इन सभी का टोटल मिला के ज़्यादा है इससे? नहीं, जबकि किंगडम में ये सब कुछ इंक्लूड होता है, ठीक है। तो ऑफकोर्स किंगडम में नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा होंगे, ठीक है, और स्पीशीज़ में नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कम होंगे। वैसे ही जीनस में नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू स्पीशीज़। ऐसे ही फैमिली में ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू जीनस, ऑर्डर में ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू फैमिली, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज़ होंगे, ठीक है, लेकिन उनके बीच में सिमिलैरिटी डिक्रीज़ होगी। जैसे कि अब आप इंडिया में 4 स्टेट समझ लो, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, केरला और आसाम, ठीक है। अब आप टोटल फाइंड करो कि अगर आप गुजरात में साउथ इंडियन फाइंड करने चाहोगे तो बहुत ही कम नज़र आएंगे, जबकि आप केरल में फाइंड करने चाहोगे तो ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। उसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आप छोटे छोटे पॉइंट की बात करते हो वैसे वैसे वहाँ पर सिमिलैरिटी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। अब आप एक और एग्जांपल समझ सकते हो कि जैसे कि आप कोई कंपनी में जॉब कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पर आपके जैसे इंसान बहुत कम मिलेंगे, लेकिन वही आप कंपनी में से काम कर कर घर आ गए तो घर में आपके जैसे आपके रिलेटेड जो पीपल होंगे वो ज़्यादा होंगे, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, ठीक है। तो उसी तरह से डाउन द टैक्सॉन स्पीशीज़ में सिमिलैरिटी सबसे ज़्यादा होती है। वैसे ही फैमिली के कंपेयर में जीनस में सिमिलैरिटी ज़्यादा होंगी। समझ सकते हैं आप? ओके। अब आपकी एनसीईआरटी में इन सब को सेपरेटली समझाया गया है, ठीक है, और उसमें कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस घुमा फिरा के यही बात की है कि स्पीशीज़ जीनस का पार्ट है, जीनस फैमिली का पार्ट है, फैमिली ऑर्डर का, ऑर्डर क्लास का, क्लास फाइलम का, फाइलम किंगडम का, ठीक है। अब उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ठीक है, और उसी एग्जाम्पल को याद करने के लिए मैंने ये टेबल बनवाया है। ओके, सो ये चार्ट में आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने इन सबको अरेंज कर रखा है, ठीक है। अब आपको बस ये आप याद कर लोगे कि एनिमेलिया के नीचे हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, देन कॉर्डेटा के अंदर जाओगे तो 4 एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमेलिया, ओके। मैमल्स में जाओगे तो 2 कार्निवोरा प्राइमेटा के अंदर भी यहाँ पर पार्ट्स दिए गए, फैलिडे, कैनिडे, मंकी, गोरिल्ला, गिबन। फैलिडे में भी पैंथेरा, फैलिस, और पैंथेरा के अंदर लियो, टिग्रिस एंड पैरेडस, ठीक है। इस तरह से आप याद कर लोगे। हाँ, एक बार में नहीं होगा, बट यही सबसे बेस्ट तरीका है और धीरे धीरे हो जाएगा। ये मैंने भी किया है और आपसे भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो यहाँ पर आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा पूछा गया है कि मंकी और कैनिडे में कौन से लेवल पे सिमिलैरिटी दिखी गई है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ऐसे लिख कर आप याद कर सकते हो 2 मिनट में, ठीक है। तो आप देख सकते हो फैमिली के अंदर इन दोनों में सिमिलैरिटी देखी गई है, ठीक है। ऐसे ही फर्दर आप सोच सकते हो कि ऑर्डर के लिए प्राइमेटा के साथ साथ दूसरा कौन सा ऑप्शन है जो उसके लेवल पर ही आता है, तो आप चूज़ कर सकते हो कार्निवोरा, ठीक है। अभी इसमें से कुछ वर्ड्स एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप ये बीच वाले वर्ड्स याद नहीं रखेंगे तो आप लास्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसीलिए ये पूरा ही चार्ट आपको याद रखना है फॉर योर ईज, ओके। वैसे ही यहाँ पर भी कुछ लाइंस यहाँ पर दी गई हैं जिसे हमें याद करना है, ठीक है। तो फैमिली आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीशीज़, यानी फैमिलीज़ जो है वो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर जो होते हैं प्लांट्स के, उसके ऊपर बेस्ड होकर बनाई जाती हैं।
दूसरी बात है कि ऑर्डर आर बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो जो फ्लावरिंग के कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल हो या एनाटॉमिकल, उसके बेसिस पर ऑर्डर बनाया जाता है, ठीक है। सिमिलरली मैंने यहाँ पर आपके लिए प्लांट्स के लिए भी ये पूरा चार्ट बना दिया है और साथ में उसके लेवल्स भी लिख दिए ताकि आपको ईज रहे। अब आपको ये आसानी से समझ में आएगा कि मेलंजिना, ट्यूबरोसम और नाइग्रम तीनों स्पीशीज़ है। सोलेनम, पेटूनिया और धतूरा तीनों जीनस है। सोलेनेसी एंड कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली है। पोलीमोनियल्स ऑर्डर है। मोनोकोटाइलडोने एंड डाइकोटाइलडोने क्लास है। एंजियोस्पर्मे एंड जिम्नोस्पर्मे डिवीजन है। और प्लांटे जो है वो किंगडम, ठीक है। एंजियोस्पर्म के कंपेयर में मेलंजिना के अंदर सिमिलर कैरेक्टर्स ज़्यादा होंगे, जबकि एंजियोस्पर्म में नंबर ऑफ प्लांट्स जो इंक्लूड होते हैं वो ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू मेलंजिना, ठीक है। यहाँ पर कुछ मैंने वर्ड्स लिखे हैं जो कि एक सफिक्स है, यानी कि किसी भी वर्ड के पीछे अगर ये वर्ड लग जाए तो हो सकता है उसके चांसेस है कि वो इनमें से किसी में बिलोंग करेंगे। जैसे कि किसी के पीछे ए या फाइटा लग जाए तो फाइलम या डिवीज़न हो सकता है वो। किसी के पीछे ऑप्सिडा या फाइसी लग जाए तो वो क्लास हो सकता है। किसी के पीछे अगर एल्स लग जाए तो वो ऑर्डर हो सकता है। और अगर किसी के पीछे एसी या ईडे लग जाए तो वो फैमिली भी हो सकता है, ठीक है। अब हम चैप्टर 1 के टेबल 1.1 पर आ जाते हैं, जिसमें कि ऑर्गेनिजम्स बताए गए हैं उनकी टेक्सोनॉमी कैटेगरी के साथ, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है मैन का, सेकंड है हाउस फ्लाई का, थर्ड है मैंगो एंड फोर्थ है वीट, ठीक है। अब उनके बायोलॉजिकल नेम्स दिए हैं होमोसेपियंस, मस्का डोमेस्टिका, मैंजीफेरा इंडिका, ट्रिटिकम एस्टाइवम, ठीक है। अब ये जो नेम है, जैसे कि हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में डिस्कस किया था, जो फर्स्ट थिंग होती है वो होता है जीनस। तो ऐसे ही एज इट इज़ हम बता देंगे कि होमो जीनस है, मस्का एक जीनस है, मैंजीफेरा जीनस है एंड ट्रिटिकम भी एक जीनस है, ठीक है। अगर आपसे स्पीशीज़ पूछते तो आप क्या बताते? सेपियंस, डोमेस्टिका, इंडिका एंड एस्टाइवम, ठीक है। अब उनकी फैमिली बताई गई है होमिनिडे, मस्सीडे, ठीक है, एनाकार्डिएसी एंड पोएसी, ठीक है। अब उनके ऑर्डर बताए हैं प्राइमेटा, डिप्टेरा, सेपिनटेल्स, पोएल्स। देन उसकी क्लास बताए हैं मैमेलिया, इंसेक्टा, डाइकोटाइलडोने, मोनोकोटाइलडोने, ठीक है। एंड लास्ट में उसके फाइलम या डिवीजन बताए हैं जो कि है कॉर्डेटा, आर्थ्रोपोडा, एंजियोस्पर्मे एंड एंजियोस्पर्मे रिस्पेक्टिवली, ठीक है। आपको ये टेबल एज इट इज़ याद करना है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी इनमें से फ्रेम हो सकता है, ओके। ओके, सो नेक्स्ट इज टेक्सोनॉमिक एड्स, ठीक है। ये हमें हेल्प करते हैं प्रिजर्वेशन के अंदर। किसकी प्रिजर्वेशन के अंदर? तो ऑर्गेनिज्म में दोनों इंक्लूड होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके। तो collection of actual specimens of plant and animal species is essential and is the prime source of taxonomic studies, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको प्लांट या एनिमल प्रिजर्व करके रखने हैं, उनके स्पीसीज़ प्रिजर्व करके रखने हैं, तो उसके लिए आपको उसके एक्चुअल स्पेसिमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, यानी जो उनके असली फॉर्म है वो, ठीक है। इसमें हमें सबसे पहले हेल्पफुल होता है हर्बेरियम, ठीक है। हर्बेरियम का काम है प्लांट स्पेसिमेन को स्टोर करना, ठीक है। ऐसी एक शीट होती है जिसके ऊपर एक ड्राई प्लांट रख दिया जाता है और यहाँ पर इस तरह से ऐसे होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक लेबल होता है इस तरह से, ये एक बॉक्स में इसके प्लांट्स के बारे में सारी इन्फो बताई गई होती है, ठीक है। कोई भी प्लांट को लेना है, उन्हें ड्राई करना है, उसे प्रेस करना है और इस शीट के ऊपर उसे प्रिजर्व करना है, ठीक है। ये शीट की जो साइज़ होती है वो होती है 11.5 बाई 16.5 इंचज़ या फिर 41 बाई 29 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये शीट के अंदर इंफॉर्मेशन दी गई होती है किसके बारे में? तो डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, ठीक है। कौन सी डेट पे ये प्लांट कलेक्ट हुआ और कहाँ से कलेक्ट हुआ, ठीक है। सेकेंड है इंग्लिश, लोकल एंड बॉटनिकल नेम, ठीक है। जो लोकल नेम, वहाँ पर जो नेम से वो
प्लांट को बुलाया जाता है वो, इंग्लिश में जो नेम दिया गया है वो, और अगर कोई बॉटनिस्ट ने उसे एक्सप्लोर किया है तो वो बॉटनिकल नेम हो गया जो उसने दिया होगा वो, ठीक है। और थर्ड थिंग है उसकी फैमिली, एंड फोर्थ है कलेक्टर का नेम, यानी जिसने उसे कलेक्ट किया है उसका भी नाम ये लेबल में हो सकता है, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे है बॉटनिकल गार्डन, ठीक है। इसमें लिविंग प्लांट्स को प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। कैसे, तो ऐसी जगह जैसे कि हिमालय है, ठीक है, वहाँ पर अगर कोई प्लांट बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है तो उसे प्रिजर्व करने के लिए उसे बॉटनिकल गार्डन यानी कि एक आर्टिफिशियल गार्डन में लाया जाएगा, ठीक है। वहाँ पर उसको ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाएगा कि वो प्लांट वहाँ पर सर्वाइव कर सके, उसे बोलते हैं बॉटनिकल गार्डन, ठीक है। यहाँ पर जो लेबल लगे हुए होते हैं बॉटनिकल गार्डन के में प्लांट्स के ऊपर, उसमें बॉटनिकल और साइंटिफिक नेम दिया जाता है उसको, ठीक है। और ये एक एक्स-सिटू या ऑफ साइट कंजर्वेशन है, यानी कि इसका मतलब होता है कि उसकी जो रियल हैबिटेट है उससे अलग, ठीक है। जैसे कि ये कोई एक प्लांट था, ठीक है, कोई यहाँ पर एक प्लांट था पर वो था हिमालय के अंदर, पर उसकी जो वैरायटी थी वो यहाँ पर कम थी, तो उसको हमने ला दिया एक ऐसे बंद जगह पर जहाँ पर कंडीशन तो हिमालय जैसी ही हमने प्रोवाइड की इस प्लांट को, ठीक है। लेकिन क्या ये जगह हिमालय है? नहीं, ये उसकी रियल जो हैबिटेट थी उससे अलग है, लेकिन इसमें कंडीशन सिमिलर है, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑफ साइट या एक्स-सिटू कंजर्वेशन, ठीक है। बॉटनिकल गार्डन के एग्जांपल है क्यू जो कि इंग्लैंड में है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो कि हावड़ा में है, और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है, ठीक है। ये आपको खास करके याद रखना है बिकॉज़ ये नेम फिर से आएगा आपकी क्लास 12th के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है म्यूज़ियम, ठीक है। म्यूज़ियम के बारे में भी आप सब ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, कोई ने विज़िट भी किया होगा। तो ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सेटअप होता है, ठीक है, जहाँ पर स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, उसके अंदर या फिर उसके नियर बाय प्लेसेस में, ठीक है। इसका मेन मोटिव ही एजुकेशन देना है। वैसे तो सभी काम तो यही करते हैं, एड्स जो भी हमने पढ़े वो, कि वो एक एजुकेशनल बेसिस फॉर्म करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो म्यूज़ियम है वो पर्टिकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी बनाया जाता है, ठीक है। ये दोनों के लिए होता है, प्लांट्स भी प्रिजर्व होते हैं इसमें, एनिमल स्पेसिमेन भी प्रिजर्व होते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रिजर्वेटिव का यूज़ किया होता है जैसे कि फॉर्मेलिन, ठीक है। ये एक सॉल्यूशन है, समझ में आया। अगर कोई भी स्पीसीज़ को हमें प्रोटेक्ट करके रखना है, आपने अपने बायोलॉजिकल लैब्स में भी देखा होगा, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को एक सॉल्यूशन के अंदर फिलअप करके रखते हैं, तो उन्हें प्रिजर्वेटिव कहा जाता है, ठीक है। ड्राई स्पेसिमेंट्स भी प्रिजर्व हो सकते हैं, जैसे कि इंसेक्ट जो है तो उसे पहले कलेक्ट करेंगे, सेकेंड उसे किल करेंगे, और देन उसे ये जो सॉफ्ट बोर्ड पिन्स आती है आपने देखी होगी इस तरह से, उससे उसको पिन करके सॉफ्ट बोर्ड पे लगाया जाता है, ठीक है। ये आपको सीक्वेंस याद रखना है बिकॉज ये सीक्वेंस पूछ सकते हैं। और लार्ज एनिमल्स की अगर हम बात करें जैसे कि बर्ड्स या मैमल्स, तो उसको स्टफ़ किया जाता है। स्टफ़ यानी कुछ भी फीलिंग करना, ठीक है। तो अगर कोई बर्ड है, ठीक है, मैं ऐसे ही जस्ट आपको बताने के लिए ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। ये हमने अगर बर्ड देख लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसे एज़ इट इज़ वहाँ पर रख देंगे, बिकॉज़ इसे अगर हम एज़ इट इज़ रख देंगे तो बहुत सी स्मेल आती हैं, बैड ऑडर, और फ्लाइज़ को भी अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इसको पहले तो अच्छे से क्लीन कर लेंगे, ठीक है, हाइजीनिक बना देंगे, देन इसके अंदर जैसे कि कॉटन या इस तरह की कुछ चीज़ें भर देंगे एक तरह से कट लगाकर, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये एकदम लिविंग जैसा दिखेगा, लिविंग है नहीं बट जस्ट दिखेगा लिविंग, जिससे कि अट्रैक्शन बढ़ता है और टूरिस्ट को भी अच्छा लगता है और एजुकेशन पाने के लिए इजी हो जाते हैं ये सारी टेक्निक्स, ठीक है। तो ये म्यूज़ियम की बात हो गई। नेक्स्ट है ज़ूलॉजिकल पार्क। ज़ूलॉजिकल पार्क तो आप सब ने विज़िट किए होंगे, ठीक है। वहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स रखे जाते हैं, वहाँ पे ह्यूमन केयर होती है, ठीक है। ह्यूमन उनको फीड करवाते हैं, ह्यूमन उनकी केयर लेते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ भी उनके लिए होती है, ठीक है।
इसका मेन पर्पज़ है कि वो एनिमल्स की फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर को जानना, ठीक है। यहाँ पर जो कंडीशन होती है वो भी उनके नेचुरल हैबिटेट से सिमिलर ही होती है, वरना वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे अगर सिमिलर नहीं होगी तो। ये भी एक टाइप का एक्स सिटू या ऑफ साइड कंजर्वेशन है। नेक्स्ट आता है हमारे पास की सबसे मेन टॉपिक है और यहाँ से आने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके लिए क्वेश्चंस के, ठीक है। ये आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए यूज़ होता है, यानी पहचानने के लिए प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए, ठीक है। ये सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी पे बेस्ड है, ठीक है। अगर हम कोई पर्सन को देखते हैं तो हम उसे तुरंत ही उसके मॉर्फोलॉजी के हिसाब से जज कर लेते हैं कि वो मोटा है या पतला है, गोरा है या काला है, ठीक है, लंबा है या छोटा है। इस तरह से प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए भी की में इसी तरह के कैरेक्टर्स यूज़ होते हैं, जिन्हें बोला जाता है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, क्योंकि वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होता है, ठीक है। इसमें दो स्टेटमेंट का यूज़ होता है, ठीक है। उस दोनों स्टेटमेंट को साथ में बोलते हैं कपलेट, और अगर सिंगल स्टेटमेंट को लिया जाए तो उसे बोलते हैं लीड, ठीक है। ये दोनों एनालिटिकल इन नेचर होते हैं। दोनों मतलब सिर्फ की बात कर रही हूँ, दोनों में पैर आ गई और पैर को ही बोलते हैं की, ठीक है। तो ये की जो है वो एनालिटिकल इन नेचर है, यानी हाँ ना में जवाब हमें देने वाली ये चीज़ है। अब हमने कोई ऑर्गेनिज्म देखा इस तरह का, ठीक है। ये मैं आपको की का एग्जाम्पल बता रही हूँ, ये कोई पूछेगा नहीं, जस्ट आपको यही पॉइंट्स याद रखना है, पर मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि की क्या होती है। अब ये हमने यहाँ पर फ्लाई का पिक्चर है, ठीक है। तो हमें एक बुक दी जाएगी जिसमें इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होंगे। उसमें पूछा जाएगा जैसे कि डज़ इट हैव विंग्स, अगर विंग्स है तो मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, अगर विंग्स नहीं है तो हमें सेकंड क्वेश्चन पे मूव करना है। लेकिन इसके पास तो विंग्स दिख रहे हैं, यानी कि हमें क्वेश्चन नंबर 3 पर जाना है। डज़ इट हैव 6 लेग्स, अगर येस तो हो सकता है कि वो कोई इंसेक्ट हो, और अगर नो, अगर 2 लेग्स हुए और विंग्स भी है तो हो सकता है वो बर्ड भी हो। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस की में हमें नज़र आएंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, मैंने ये सभी को एक साथ लिख दिया है, ठीक है। फ्लोरा का मतलब होता है हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इन अ गिवन एरिया, ठीक है। एक एरिया में जितने भी प्लांट्स आते हैं उनके हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में फ्लोरा हमें बताता है। फ्लावर्स से फ्लोरा आप याद रख सकते हो, ठीक है, FLO, ठीक है। और फ्लावर किस में होते हैं, प्लांट्स में, ठीक है, ये इजीली याद रह जाएगा। सेकंड जो F से स्टार्ट होगा वो ऑफ कोर्स एनिमल्स के लिए होगा, यानी एनिमल्स के हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताएगा। थर्ड है मैनुअल, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। फोर्थ है मोनोग्राफ, मोनो यानी 1, तो कोई भी एक टेक्सन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई होगी, ठीक है। कैटलॉग हम कोई भी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हमें दिखाया जाता है, ठीक है, कि बहुत सारे आइटम्स के लिए हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है। वैसे यहाँ पर बहुत सारे स्पीशीज़ के लिए, यानी ऑल द स्पीशीज़, सारे ही स्पीशीज़ जो एक एरिया में मिले जाते हैं उसके बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है, यानी बहुत अच्छे तरीके से बताया गया होता है। अब हम मैनुअल पे आते हैं, तो मैनुअल जो बचा वही, यानी कि नेम ऑफ स्पीशीज़ फाउंड इन एन एरिया, कोई भी स्पीशीज़ जो फाउंड होती है एक एरिया के अंदर उनके सभी के नेम्स होते हैं मैनुअल में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो. I hope you all like it, and if you all like it then subscribe my channel for more videos like this. Thank you.